नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले अटेंडेंस दे दीजिए अपनी अपनी। अपन भौतिक विज्ञान में चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु, और परमाणु की आज अपनी ये लास्ट क्लास है। मेजर पोर्शन परमाणु का कंप्लीट हो चुका है, माइनर एक दो टॉपिक हैं वो बाकी हैं जो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ आज। परमाणु में जो मेन जो परमाणु के अध्ययन का रोल है वो है बोर मॉडल का। सबसे जो डिटेल में परमाणु को समझाया वो समझाया बोर ने, जिसको अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि परमाणु पर जो विस्तृत अध्ययन किया, रिसर्च किया, वो किसने किया? बोर ने किया। इसी के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। बोर ने समझाया, उसके बावजूद भी बोर के मॉडल में कुछ कमियां रह गई। आज अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल की कमियां। तो हेडिंग लगाएंगे बोर मॉडल की कमियां। क्या क्या कमी रह गई बोर मॉडल में वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे बोर का मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही सत्य है, या एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही उपयुक्त है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कैसे? जैसे लिखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, He दो होते हैं लेकिन प्लस कर दिया तो अब एक ही रहा, Li प्लस प्लस इत्यादि। मतलब जो बोर के मॉडल में जो भी था, जो भी अपन ने पढ़ा बोर के मॉडल में, चाहे वो बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का वेग पढ़ा, त्रिज्या पढ़ी, ऊर्जा पढ़ी, अपन ने स्पेक्ट्रम पढ़ा, वो सब किसके लिए था? एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही उपयुक्त था, उसी के लिए परफेक्ट था, उसी के लिए सत्य था। अगर बाकी जैसे अपन ये बात करें आयरन के लिए बोर मॉडल परफेक्ट है क्या, तो आयरन के लिए बोर मॉडल परफेक्ट नहीं है। ठीक है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो भी परमाणु हैं उनके लिए ये बोर मॉडल परफेक्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी और सबसे पहली कमी है वो तो यही रही कि जो बोर का मॉडल है वो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही परफेक्ट था, उपयुक्त था, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए परफेक्ट नहीं था। तो अब फिर अपन लिखेंगे दूसरी कमी, सेकंड कमी लिखेंगे अपन इसमें, बोर के द्वारा दिए गए सिद्धांत में नाभिक को स्थिर माना गया, परंतु ऐसा तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। मतलब बोर ने जो मॉडल दिया उसमें बताया कि नाभिक तो अपनी जगह पर रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि नाभिक रुका हुआ नहीं है, नाभिक भी अपनी जगह पर क्या अपनी अक्ष पर क्या करता है? घूर्णन करता है। ये कब रुका होता है? जब इसका द्रव्यमान अनंत हो, तभी ऐसा संभव होता है, ऐसा संभव नहीं है। तो दूसरी कमी ये आ गई कि बोर ने ये बता दिया कि नाभिक जो है वो अपनी जगह पर स्थिर है, जबकि नाभिक स्थिर नहीं है, वो भी क्या कर रहा है? अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। लिखेंगे ये भी लिख देंगे इसी कमी, दूसरी कमी में, नाभिक भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ये दूसरी कमी होगी। फिर तीसरी कमी लिखेंगे, तीसरी कमी बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, परंतु बाद में सोमरफील्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में, बोर ने तो ये बताया कि वर्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। बाद में रिसर्च हुए, बोर के बाद में भी रिसर्च हुए परमाणु के ऊपर,
तो एक सोमरफेल्ड नाम का साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, वर्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करते। मतलब ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्या था उसका, गलत था। ये भी एक क्या उस रहेगी उसकी बोर मॉडल में कमी रह गई। ठीक है, तो 3 कमियां हो गई। फिर चौथी कमी लिखेंगे। चौथी कमी जो बोर मॉडल में थी वो क्या थी, वो लिखेंगे। बोर मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, बोर मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की ऊर्जा की व्याख्या तो कर दी कि ऊर्जा कितनी होगी, तरंगदैर्घ्य कितना होगा, लेकिन तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकी। ये बोर मॉडल की चौथी कमी रहेगी। फिर अगली कमी है 5वीं कमी। बोर मॉडल के द्वारा सीमेन प्रभाव एवं स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। बोर मॉडल के द्वारा जीमेन प्रभाव एवं स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। अब जीमेन प्रभाव क्या होता है? जीमेन प्रभाव होता है जब स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो विपाटित हो जाता है, और स्टार्क प्रभाव का मतलब जो उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो स्पेक्ट्रम विपाटित हो जाता है। वो क्यों होता है उसकी व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकी, बोर मॉडल के द्वारा। ये भी एक कमी रह गई। तो ये मुख्यतः 5 कमियां हैं जो बोर के मॉडल में रही, जिनकी व्याख्या बोर के द्वारा नहीं की जा सकी। 5वां कमी में आपने लिख लिया होगा कि बोर मॉडल के द्वारा जीमेन प्रभाव एवं स्टोक प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। अब जीमेन प्रभाव स्टोक प्रभाव डिटेल में क्या होता है, डिटेल्स में अपन पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे अपन कि जीमेन प्रभाव क्या होता है, स्टोक प्रभाव क्या होता है। अभी अपन बोर मॉडल पढ़ रहे हैं तो उसकी कमियों तक ही अपन सीमित रहेंगे। ठीक है, तो ये बोर मॉडल की कमियां हो गई जो मुख्यतः 5 कमियां थी। इसके आगे अपना टॉपिक है डी ब्रोगली द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर के क्वांटम प्रतिबंध का स्पष्टीकरण। डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने यह बताया था कि एक कण है वो तरंग के रूप में विद्यमान हो सकता है। डी ब्रोगली ने यह बताया था कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण है, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण है, वो तरंग के रूप में भी विद्यमान हो सकता है, वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो उस तरंग की तरंग दैर्ध्य, ये डी ब्रोगली ने बताया था, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी या लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है, एम तो क्या है द्रव्यमान और वी क्या है उस कण का वेग, और एच क्या है प्लांक नियतांक 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने द्रव्य तरंग सिद्धांत दिया। उसने ये बताया कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण है ना, अगर वो स्मॉल वी वेग से गति कर रहा है वो तरंग के रूप में व्यवहार करेगा। ठीक है, तरंग के रूप में व्यवहार करेगा तो उसका तरंग दैर्ध्य होगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी होगा। लैम्बडा इस प्रकार से लिखेंगे, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी होगा। पी क्या है, संवेग है। पी क्या है, संवेग है, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, एम गुणा पी। ठीक है, तो वी तो कण का वेग हो गया, एम कण का द्रव्यमान हो गया, और एच क्या हो गया, प्लांक नियतांक हो गया। डी ब्रोगली ने ये बताया था। ठीक है, तो अपन ने को क्या करना है
इस डी ब्रोगली का जो द्रव्य तरंग सिद्धांत है उससे बोर के क्वांटम प्रतिबंध का स्पष्टीकरण करना है। तो अपन इसमें लिखेंगे डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित वर्ताकार कक्षाओं में एक कण तरंग, बोर द्वारा प्रस्तावित वर्ताकार कक्षाओं में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है, लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। क्या मतलब है वो देखिए। नाभिक है, नाभिक के बाहर पहली कक्षा है, पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करेगा वो देखिए। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, दो कक्षाओं की बात कर लेते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करेगा वो देख लीजिए। तरंग के रूप में गति करेगा, मतलब इस प्रकार से गति करेगा। ये तरंग बन गई, अभी भी कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर देंगे। किस प्रकार से बनी है तरंग वो देखिए। n बराबर 1 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में n बराबर 1 में किस प्रकार से, इस प्रकार से तरंग इस प्रकार से गति करती है ना, ऊपर नीचे। ये तरंग बन गई, यहाँ तरंग बनाएंगे, एक तरंग का एक चक्कर हो गया ये, फिर तरंग का ये क्या हो गया, दूसरा चक्कर हो गया। ये n बराबर 1 के लिए है, ये n बराबर किसके लिए है, 2 के लिए है। ठीक है, तो इसने ये बताया कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के गति करके यहाँ पहुँच गया, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ये एक चक्कर में जो तय दूरी है, एक चक्कर में जो तय दूरी है वो तय दूरी क्या 2πr के बराबर होगी क्या, क्योंकि ये वर्ताकार कक्षाएं हैं। ये कौन सी कक्षाएं हैं, वर्ताकार कक्षाएं हैं। और वर्ताकार कक्षाओं में तय दूरी किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी 2πr। rn का मतलब है nवीं कक्षा की त्रिज्या, rn का मतलब क्या है, nवीं कक्षा की त्रिज्या, rn का मतलब है nवीं कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में तय दूरी है वो लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के बराबर, मतलब 2πrn बराबर क्या होगा, n लैम्ब्डा। और n है मुख्य क्वांटम संख्या, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले चक्कर में ये 2πr1 बराबर किसके बराबर होगी, लैम्ब्डा के बराबर होगी। दूसरे चक्कर में 2πr2 किसके बराबर, 2 लैम्ब्डा के बराबर होगी। तीसरी कक्षा में 2πr3, तीसरी कक्षा में जहाँ जाएंगे तो 2πr3 किसके बराबर होगी, 3 लैम्ब्डा के बराबर होगी। पांचवी कक्षा में जाएंगे तो 2πr5 बराबर किसके बराबर होगा, 5 लैम्ब्डा के बराबर होगा। डी ब्रोगली के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए, और वो एक पूरे चक्कर में उसके इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होगी। ठीक है, पहली कक्षा में जो है वो एक चक्कर बनेगा, दूसरी कक्षा में 2 चक्कर बनेंगे, तीसरी कक्षा में इसी प्रकार के 3 चक्कर बनेंगे, चौथी कक्षा में इसी प्रकार के 4 चक्कर बनेंगे, पांचवी कक्षा में इसी प्रकार के 5 चक्कर बनेंगे। ठीक है, तो क्या आया, 2πrn बराबर n लैम्ब्डा, क्या आ गया, चलिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय दूरी लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होगी। 2πr, अरे n का मान 1 है तो 2πr1 बराबर लैम्ब्डा, n का मान 2 तो 2πr2 बराबर 2 लैम्ब्डा,
2πr3 बराबर 3 लेमडा, 2πr5 बराबर 5 लेमडा, इस प्रकार से होगा। तो ये लेमडा के पूर्ण गुणज के बराबर होगी। नेक्स्ट आंसर लिखेंगे, डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार लेमडा बराबर क्या होगा, एच अपॉन पी, लेमडा बराबर क्या होगा, एच अपॉन एम वी एन। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी एन, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। तो समीकरण 2 नाम दे दो। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 देखो क्या था, समीकरण 1 ये था 2πrn बराबर एन लेमडा। समीकरण 1 ये था 2πrn बराबर एन लेमडा। लेमडा की जगह ये रख दो 2πrn बराबर एन और लेमडा की जगह एच अपॉन एम वी एन, क्या आ जाएगा। टू पाई आर एन बराबर एन एच अपॉन एम वी एन आ गया। 2πrn ये एम वी एन इधर किस में, भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, एन एच। अब 2π इधर गुणा में, वो इधर आके इसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा आर एन गुणा एम वी एन बराबर क्या बचेगा, एन एच अपॉन 2π। तो एम वी एन आर एन बराबर क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन 2π। एम वी एन आर एन बराबर क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन 2π। मतलब क्या, कोणीय संवेग एम वी एन आर एन बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2π गुणा एन एच अपॉन 2π का पूर्ण गुणज, एल बराबर ही आएगा। और यही क्या है, बोर की द्वितीय परिकल्पना है। मतलब अपन ने जो था डी ब्रोगली का सिद्धांत, उसका उपयोग करके जो बोर की द्वितीय परिकल्पना है वो डेराइव कर ली। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बोर की परिकल्पना के द्वारा डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता से बोर मॉडल की द्वितीय परिकल्पना व्युत्पन्न कीजिए या उसका सत्यापन कीजिए। तो उसका क्वेश्चन ये होगा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में कंप्लीट नोट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद में फिर आप लोग जो भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, वो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग सारे टॉपिक प्रिपेयर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक रहता है तो अपन उस टॉपिक को ऑफलाइन क्लास में प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन मैं आप लोगों को 1-2 लिख देता हूँ तो आप लोगों को करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परिकलित कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, प्रथम कक्षा में नहीं है ये, अब ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नया शब्द है, प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, इसको बोलेंगे प्रथम कक्षा या मूल अवस्था। इसको बोलेंगे प्रथम कक्षा या मूल अवस्था। फिर n बराबर 2,
इसको बोलेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम उत्तेजित अवस्था। और n बराबर 3 जो हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ठीक है, प्रथम उत्तेजित अवस्था इसका मतलब क्या है? n बराबर 2 है। इसका मतलब क्या है? n बराबर 2 हो जाएगा। अब अपन ने ये पढ़ा था कि Rn बराबर क्या पढ़ा था? 0.529 n स्क्वायर बटे में z एंगस्ट्रम। ठीक है, अब प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो R2 बराबर क्या आ गया? 0.529 गुणा 2 का स्क्वायर बटे में जेड के लिए 1 आ जाएगा, बराबर 0.529 गुणा 4 और जो भी आएगा 9 चौक 36 की 6 हासिल की 3, 4 दूनी 8, 3 11 की 1 हासिल की 1, 5 चौक 20 21, 2.116 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात थी, नया वर्ड आया है प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है वो अपने को यहाँ पे समझना था कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या निकालनी थी अपने को, वो क्या होती है। ठीक है, ऐसे अपने को बोल लिया जाए कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा निकालनी है। प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। अब अपने को पता है कि En बराबर क्या होता है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था, जेड बराबर तो 1 हो जाएगा और एन बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये E2 ज्ञात करेंगे, माइनस का 13.6 जेड की जगह तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 बार लगा दिया, जेड की जगह तो 1 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 13.6 बटे में 4 तो आ जाएगा माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में ऊर्जा या मूल अवस्था में ऊर्जा, तब तो क्या हो जाएगा? प्रथम कक्षा में तो ऊर्जा है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रथम उत्तेजित अवस्था उसमें क्या है? माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रथम उत्तेजित अवस्था समझ गए होंगे आप लोग क्या होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आपको बुक में क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन करने हैं। अगर आप लोगों ने ये पूरे वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे ढंग से और सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अपन जो लिख रहे थे वो लिख लेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए परिकलित कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम कक्षा की त्रिज्या। पंचम कक्षा की त्रिज्या। सेकंड है, फर्स्ट में त्रिज्या है, सेकंड है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। और तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली दूसरी तीसरी चौथी एवं पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, इन सब का परिकलन करना है आपको। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।